नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आया होगा कि इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है, और इतिहास के बारे में हम जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है? कल्हण है। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कल्हण है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्रीहिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की कृति है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंतुका। किस शब्द का? इंतुका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो किसने किया था? वी.ए. स्मिथ ने। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इतिहास को क्या है? 3 कालखंडों में क्या है? विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में इतिहास को विभाजित किया गया है? 3 कालखंडों में क्या है? इतिहास को विभाजित किया गया है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम जानकारी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से पता कर सकते हैं क्योंकि इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है? आदि ऐतिहासिक काल।
3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन क्या है, अपठनीय, उनको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, विभिन्न प्रकार की लिपियों में लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे के काल को क्या कहते हैं हम? ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल है हमारा, उसकी क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक यानी जो जो उसके बारे में जो जानकारी लिखी गई है वो दोनों प्रकार के क्या है, वो साक्ष्य हमें प्राप्त हैं। उसे पढ़ के हम क्या ऐतिहासिक काल के बारे में क्या है, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए हम क्या है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ सकते हैं तथा विदेशी विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम क्या है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो कौन थे? वैवस्वत मनु। कौन थे? वैवस्वत मनु क्या थे? भारत के प्राचीनतम राजा थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। अगर पेपर में आपको ये पूछा जाए कि कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं, तो कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? एक तो है चाणक्य और दूसरा है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये दो नाम भी किसके हैं? कौटिल्य के। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? जो विष्णु पुराण है वो क्या है? मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि है वो क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं पारमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो कौन से? मनु स्मृति। कौन है? मनु स्मृति है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? जो मनु स्मृति है उसे शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और वो शासक हैं जिनके शासनकाल में इन अभिलेखों को स्थापित किया गया था। तो चलते चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला है यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये कलिंग नरेश खारवेल का है। दूसरा है एलहोल अभिलेख, ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है नासिक अभिलेख, ये है गौतम बलश्री से संबंधित। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, ये किससे है? रुद्रादमन से संबंधित। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। किससे संबंध है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो चले दोस्तों अगला अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यार नरेश भोज से संबंधित। अगला है देवपाड़ अभिलेख, ये किससे संबंधित? बंगाल शासक विजय सेन से। अगला है भीतरी
भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये किसके है? स्कंद गुप्त से संबंधित है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? डार्विन को। किसको? डार्विन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? जो इब्न बतूता है उसका यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो किस में किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर दोस्तों यह पूछा जाए आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। या कुमारगुप्त प्रथम को क्या है? गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। और जो कुमारगुप्त है ये क्या है? गुप्त वंश से संबंधित है। किससे है? गुप्त वंश से संबंधित है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। किसकी? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और अगर पूछा जाए आपसे कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। तो दोस्तों इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो किस में किया है? सीयू की। उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने की थी। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, जो इब्न बतूता था वो क्या है? मुहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। बात आते हैं यहाँ पे मुहम्मद बिन तुगलक की। तो ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनिऑर्स की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी? एडवर्ड थॉमस ने। किसने दी थी? एडवर्ड थॉमस जो था, एडवर्ड थॉमस ने क्या है? मुहम्मद बिन तुगलक को क्या है? प्रिंस ऑफ मैनिऑर्स की संज्ञा दी थी। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है मुहम्मद बिन तुगलक से कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में या शासनकाल में चला था। दूसरा है, इतिहासकारों ने क्या है? मुहम्मद बिन तुगलक को क्या है? रक्त पिपासु भी कहा है। क्या कहा है? रक्त पिपासु। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? पांड्य राज्य की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? ठीक है, तो शुंग वंश। किस वंश का? शुंग वंश का। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे है चीनी लेखकों का वर्णन। ठीक है, तो कौन कौन से चीनी जो
लेखक थे वो भारत आए। तो पहला आया था फाहियान। फाहियान कब आया था? 399 से 1400 ईस्वी के मध्य में। इसकी रचनाएं क्या है? 12 दशा का वर्णन। जो फाहियान था ये क्या है? प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। ठीक है दोस्तों। तो अगला है यहाँ पे वैनसांग। वैनसांग भारत कब आया था? 629 से 645 ईस्वी के मध्य में। इसकी रचना क्या है? सीयू की। ठीक है दोस्तों। वैनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि शीलादित्य किसका नाम था? तो किसका नाम था? शीलादित्य किसका नाम था? तो किसका नाम था? हर्षवर्धन का। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? वैनसांग ने क्या है? हर्षवर्धन को क्या है? शीलादित्य की उपाधि दी थी। तो दोस्तों अगला यहाँ पे इत सिंह। इत सिंह भारत कब आया था? 673 से 675 ईस्वी के मध्य में। इसकी जो रचना है वो क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। ठीक है, ये भी क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है? अध्ययन किया है। चलिए दोस्तों अगला है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के मानु गुप्त के ऐरान अभिलेख से प्राप्त होता है। तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पाषाण काल। ठीक है दोस्तों। जो पाषाण काल है दोस्तों, स्टोन एज, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टोन एज। इसको भी क्या है? 3 कालखंडों में क्या है? विभाजित किया गया है। कितने कालखंडों में विभाजित किया गया इसको? 3 कालखंडों में क्या है? इसको विभाजित किया गया है। प्रथम है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो चले दोस्तों बारी बारी इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले है पुरापाषाण काल। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। तो अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा दोस्तों नवपाषाण काल को क्या कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला है दोस्तों पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? जो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? पत्थर का। प्राचीन काल में क्या है? जो औजार और अस्त्र शस्त्र होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते थे? पत्थरों के बनाए जाते थे। दूसरा दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो किस द्वीप का खंड है? जम्बू द्वीप का खंड है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में मैं जानता? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनोरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाषाण संस्कृति से लेकर
हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ये। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। और कालीबंगा से दोस्तों क्या है? ईंटों के नक्काशीदार प्रयोग का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तर युग या स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कौन था? कुत्ता। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल को माना जाता है? तो किस काल को माना जाता है? मध्य पाषाण काल को माना जाता है। तो चले दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। कहाँ से मिले? आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम क्या है? जौ नामक अनाज को क्या है? प्रयोग में लाया था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? चाकोलिथिक युग जो है उसको क्या है? ताम्रपाषाण युग नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ताम्रपाषाण कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, उनके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। इमाम गांव का है? महाराष्ट्र राज्य में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। कहाँ से? इमाम गांव से। दूसरा है दयामाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है नवदा टोली का है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला यहाँ पे नेवासा का है? महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। कहाँ से? नेवासा से। तो चलो दोस्तों अगला है ताम्रवती कहाँ है? राजस्थान राज्य में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तो ये निम्न साक्ष्य क्या है? इन विभिन्न जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, जो नवपाषाण काल जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम
गम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुंभकारी या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेवल उपकरण संबंधित है। जो पेवल उपकरण है वो क्या है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रचलित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। जो माइक्रोलिथिक औजार है वो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से जो हमें प्राप्त साक्ष्य हुए हैं औजारों के, वो किस काल से संबंधित है? यहाँ पे पूछ रहा है तो किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से। यानी मानव किस समय से आखेट करता था अपने खाने की पूर्ति करने के लिए? तो किस काल से? पुरापाषाण काल से। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? जो गौरिक मृदभांड पात्र है उसका नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, सुतकांगोडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी के जो स्थान है मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतकांगोडोर, हड़प्पा, कोटदीजी, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित हैं। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे स्थलों के नाम दिए हैं, वहाँ पे वो राज्य दिए हैं, यहाँ पे राज्य दिए हैं किस राज्य में हैं। तो पहला है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कब्रों में क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गुफ कराल। गुफ कराल कहाँ स्थित है? कश्मीर में। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, दूसर दूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान देश में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है महदह। महदह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से है? महदह उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अगला है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो
बेल्लारी जिले में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है पिकलिहल। पिकलिहल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? पिकलिहल से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए? यहाँ से प्राप्त हुए हमें राग के ढेर, राग के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियों में ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सारूतारू। सारूतारू कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिरांद बिहार हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दावोजली। दावोजली कहाँ है? आसाम में है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त है? कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? मृतकों का टीला। यानी जो मोहनजोदाड़ो है उसको क्या है? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल युग से संबंधित है। और सिंधु सभ्यता को क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु निवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने क्या है? तांबे में टिन मिलाकर क्या तैयार किया था? कांसा तैयार किया था। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? जो हड़प्पा कालीन की सभ्यता रंगपुर है वो कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है ये? सौराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कौन सा स्थल है? कालीबंगन। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर कालीबंगन है। ठीक है, जिसका क्या है? निचला किला भी क्या है? प्राचीरों या दीवारों से घिरा हुआ है। और कालीबंगन को क्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? चूड़ियों का शहर। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो इसको क्या कहा जाता है? चूड़ियों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो पुरातात्विक खुदाई है वो किसके नेतृत्व में की गई थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में से दोस्तों लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं उन पर क्या है, घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो किस पशु का अंकन नहीं हुआ है वह क्या है, घोड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीन रूप क्या है? जो हमारी आधुनिक देवनागरिक जो लिपि है उसका प्राचीनतम रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि है। क्या है, ब्राह्मी लिपि। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? तो ठीक है दोस्तों, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। कहाँ पे विकसित हुई? सैंधव सभ्यता की जो समकालीन मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ पे? नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? जो वृषभ मुद्रा है यह किससे संबंधित है? सिंधु घाटी से संबंधित है। और ये वृषभ मुद्रा जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता कौन थी? तो दोस्तों आपसे से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखन कला की प्रणाली को विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता कौन थी? तो कौन थी? सुमेरियन सभ्यता थी। कौन थी? सुमेरियन सभ्यता थी। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो सभ्यता थी वो किस पे मुख्यतः किस पे निर्भर थी? वो कृषि पे निर्भर थी। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ क्या है, व्यापार भी करते थे, इसीलिए क्या है, ये गैर आर्य सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको क्या आर्यों से पूर्व की सभ्यता में रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक वो क्या है? मृद भांड है। क्या है? मृद भांड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो किस प्रकार के माने जाते हैं? उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से क्या है, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चले दोस्तों अगला है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? जो हड़प्पा कालीन की जो मुद्राएं थे उनका निर्माण करने में मुख्यतः सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली का है हरियाणा जिले में, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा नामक पुरातत्व स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा कहाँ है स्थित है दोस्तों? गुजरात में।
अगला है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा की सीमा। तो ठीक है, तो हड़प्पा की सीमा पूर्व में कहाँ मिलती थी? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर में कहाँ पे मिलती है? मांडा जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में कहाँ पे मिलती है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। और पश्चिम में कहाँ पे मिलती है? सुतकांगडोर बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो अगर आपको पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की कौन सी सीमा पाकिस्तान में स्थित है, तो कौन सी है? सुतकांगडोर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। दोस्तों एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लोथल को क्या है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों पहला स्थल है यहाँ पे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और बाद में इसकी खोज व्हीलर माधव स्वरूप वत्स ने भी की थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में की थी। और हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अन्न भंडार, कांस्य से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थल है दोस्तों यहाँ पे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो भी क्या है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने और मार्टिमर व्हील ने 1922 में की थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने कब की, तो कब की? 1922 में। और दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे से? सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरा पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से किन किन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी। पहला है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। पुरोहितों का आवास, जो वहाँ के पुरोहित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरोहित थे उनका आवास कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। महाविद्यालय, 16 मकानों के बैरक, कहाँ से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। तो अगर पूछा जाए एक श्रृंग पशु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला स्थल है दोस्तों हमारे यहाँ पे लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल कहाँ पे? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में क्या है? लोथल स्थित है। इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। कब की? 1955 में और 62 में की। अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो क्या है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल से किस किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावला बाजरे पर दो में राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृग मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों यहाँ पे चंदूदड़ो। चंदूदड़ो पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके व एमजी मजमूदार ने। किसने की थी? अर्नेस्ट मैके व एमजी मजमूदार ने 1931 में चंदूदड़ो की खोज की थी। और चंदूदड़ो भी कहाँ पे स्थित है? सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है। और चंदूदड़ो से मनके बनाने के कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों की अंकन, मुद्रा, काजल व पाउडर प्राप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने इनकी खोज कब की थी? 1953 और 1960 में। अगर पूछा जाए कालीबंगा
किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो चले दोस्तों आगे चलते हैं। कालीबंगन से किन किन चीज़ों की साक्ष्य प्राप्त हुई हैं? जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक फसल बोने का साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सभी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हमारे कालीबंगा से। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? सूरजभान ने राखी गढ़ी की खोज की थी। राखी गढ़ी की खोज सूरजभान ने कब? 1969 में की थी। राखी गढ़ी भी कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले? ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी हरियाणा। तो चले दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे जो है राखी गढ़ी, ठीक है, अगर कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। तो चले दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है? खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? दुर्योधन एवं फजल अहमद ने की थी। किसने की थी? दुर्योधन एवं फजल अहमद ने 1935 व 1955 में की थी। कोट दीजी कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ से क्या किसी किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। ठीक है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा शहर था, ठीक है, जिसकी क्या है कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोट दीजी से प्राप्त हुआ है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बनावली। बनावली कहाँ स्थित है? हिसार, हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? आर एस बिष्ट ने की थी। किसने की थी? आर एस बिष्ट ने। एवं आर एस बिष्ट को क्या जाना था? रविंद्र सिंह। ठीक है, ये इन शॉर्टकट में नाम है रविंद्र बिष्ट का, आर एस बिष्ट। इसकी खोज कब की थी? 1973 में। ठीक है, तो जो बनावली है कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या है मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से। अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बनावली से। किससे? बनावली से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है रोपड़। रोपड़ या रूपनगर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। ठीक है, इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने कब की थी? 1955 में की थी। और जो रोपड़ है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दूसरा दोस्तों हमारा रंगपुर। दूसरा क्या है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे? काठियावाड़। काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज एस आर राव ने 1954 में की थी। यह क्या है? भादर और मादर नदी किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा तीन संस्कृतियों के अवशेष अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? काठियावाड़ से। तो अगला दोस्तों यहाँ पे आलमगिरी। आलमगीर मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1958 में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? हिंड नदी के किनारे। ठीक है, मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? आलमगीरपुर से। तो चले दोस्तों आगे है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। इसकी खोज आर्नस्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927 एवं 1962 में की थी। ये किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे। किसकी? दासक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? तीन संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो लोथल और सुतकांगडोर है ये क्या थे? यहाँ ये हड़प्पा सभ्यता के क्या थे? दो प्रमुख लोथल थे। ठीक है, सॉरी, दो प्रमुख बंदरगाह थे। आगे चलते हैं। सुतकांगडोर हो गया हमारा। आगे है मांडा। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1982 में की थी। और मांडा जो है क्या? चीनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त है? चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों।
सुतकोह, ये कहाँ पे, पेरिन बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से इसकी खोज किसने, जॉर्ज डेल्स ने की थी। किसने की थी, जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1962 में की थी। ये किस नदी के किनारे स्थित है, सादिकोह नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दो टेले व मृदबांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, सुतकोटदा गुजरात। ठीक है, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में। कहाँ पे स्थित है, सरस्वती नदी में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। तो दोस्तों आज हमारा क्या है, एक सेशन समाप्त हो गया है। अगला सेशन हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।